वेलकम टू सुनील बायोलॉजी पटना। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और उसके बाद लास्ट में कैप्सूल दिया था रूट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का वेरियस स्टेजेस का एक फ्लो चार्ट दिया था, जिससे आप याद किए होंगे। आज कुछ स्पेशल ब्रांच के बारे में डील करेंगे। तो मैंने हेडिंग दिया है सम स्पेशल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें पहला ब्रांच दिया है यूजेनिक्स। तीन टर्म को मैंने यहां रखा है, तीन ब्रांच को, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। ये तीनों ब्रांच ह्यूमन इंप्रूवमेंट से कंसर्न है। सो यूजेनिक्स deals with the improvement of future generation of man with the knowledge of genetics। जेनेटिकल पैरामीटर के आधार पर फ्यूचर जनरेशन को इंप्रूव करना, मतलब कि मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक मेकअप के आधार पर फ्यूचर जनरेशन यानी प्रोजेनी को इंप्रूव करना, ये यूजेनिक्स कहलाता है। दूसरा है यूथेनिक्स। यहां भी improvement of present generation of man, improvement of present generation of man by providing better nutrition, better education and better living condition, that is better lifestyle। तो इस आधार पर अगर हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो इससे जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन इंप्रूव करेगा, इस ब्रांच को यूथेनिक्स कहते हैं। तीसरा टर्म दिया है मैंने यूफेनिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जेनेटिकल डिजीजेज हैं जिस डिजीज का जनरल ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो बाय द अप्लाई ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी, ये जो हम इंप्रूवमेंट परफॉर्म करते हैं, इसको क्या कहेंगे? यूफेनिक्स। इट डील्स विद द इंप्रूवमेंट ऑफ मैन बाय ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर by the apply of genetic engineering। तो इस तरह से by the apply of gene therapy improvement of man, इस ब्रांच को क्या कहा गया? यूफेनिक्स। इसके बाद मैंने लिखा है फाइलोजेनी। It deals with the evolution of particular species। So particular species के इम्प्रूवमेंट का जो स्टडी होगा उसको कहेंगे फाइलोजेनी। नेक्स्ट दिया है ऑन्टोजेनी।
the study of development and life history of the organism, इसको क्या कहेंगे? ऑन्टोजेनी। इसके बाद मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, ये स्टडी ऑफ मसल्स। ऑस्टियोलॉजी जैसा जानते हैं, बोन एंड स्केलेटन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी। कार्टिलेज के स्टडी को कॉन्ड्रियोलॉजी। नेक्स्ट दिया है इंडोक्राइनोलॉजी। हमारे बॉडी में बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिससे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ये इंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद मैंने दिया है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। एंजियोलॉजी, it deals with the blood circulation. Serology, it is related with blood serum and blood transfusion. Blood transfusion, ये किसी एक व्यक्ति के ब्लड को किसी एनीमिक पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो इसको हम कहाँ डील करते हैं? सेरोलॉजी। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रांच है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसको जो है, आप इस पोर्शन को ब्लॉक करके आप इसको, इस टर्म को याद करने के बाद रिपीट करेंगे। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, हीमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, सेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच जो आपको आगे के स्टडी में हेल्प करेगा, मैं उसको दे रहा हूं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी एंड स्क्रिप्टी सिस्टम। क्या कहेंगे इसको? नेफ्रोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधन तंत्र। ये हमारे शरीर के द्वारा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस को किल करना, उसके प्रति रेसिस्टेंस डेवलप होना, ये इम्यून सिस्टम का काम है। और इस ब्रांच को क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी। क्रेनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्रेनियल बॉक्स और ब्रेन बॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन जिस बोनी केस के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स। तो वो स्टडी क्या है? क्रेनियोलॉजी। यहां पर एक टर्म है क्रायोबायोलॉजी। ये कोई चिल्लाने वाला, चिचियाने वाला ब्रांच नहीं है। ये क्रायोलॉजी, ये स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं लिविंग सेल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रायो को, गैमिट को। ये प्रिजर्व करने का साइंस है जिसको कहते हैं क्रायोलॉजी। जैसे आपने प्रैक्टिकल में म्यूजियम में स्पेसिमेन देखा होगा, डेड बॉडी को, डेड ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर रखते हैं। वो 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में उसे प्रिजर्व किया जाता है। वो डेड बॉडी है, काफी लॉन्ग टाइम तक वो डीके नहीं होगा।
यहां पर क्रायोलॉजी में आप क्या लिखे हैं, स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम। मीडियम कैसा होगा, लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये टेम्परेचर काफी लो है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस ब्रांच को क्या कहेंगे, क्रायोबायोलॉजी और क्रायोलॉजी। हर्पेटोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच है। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक, इसे सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं। ये सॉरी, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में ही ये स्नेक है, लिजार्ड है, लेकिन इसके लिए अलग ब्रांच मेंशन किए गए। स्नेक के स्टडी को ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी कहेंगे। इसी तरह से लिजार्ड के स्टडी को सौरोलॉजी क्या कहेंगे, सौरोलॉजी। इसके बाद आपको ऑर्निथोलॉजी दिया है, ये स्टडी ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स में एक बिहेवियर होता है माइग्रेटरी बिहेवियर, माइग्रेटेड फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया। तो ये ब्रांच कहलाता है फिनोलॉजी, स्टडी ऑफ द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, इसको क्या कहेंगे, फिनोलॉजी। नेस्टिंग बिहेवियर बर्ड्स में पाए जाते हैं, तो नेस्ट का स्टडी जो है ये कहलाता है निडोलॉजी, निडोलॉजी। इसी तरह से स्टडी ऑफ फिशेस, इक्थायोलॉजी, क्या पढ़ेंगे, इक्थायोलॉजी। मोलस्का का जो मेंबर्स है उसके स्टडी, मोलस्का के स्टडी को क्या कहते हैं, मोलैकोलॉजी। और मोलस्का का एक कैरेक्टर है कि बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होता है, जिस कवरिंग को सेल कहते हैं, और इस सेल ऑफ मोलस्का के स्टडी को क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी, क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है ऑन्कोलॉजी। तो कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का एंड ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। इसी तरह से एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। मैडमेकोलॉजी, मैडमेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंट्स। इस तरह से आपको नेफ्रोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, सौरोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फेनोलॉजी, निडोलॉजी, इक्थायोलॉजी, मोलैकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मैर्मिकोलॉजी, मैर्मिकोलॉजी, ये सब डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। मैं और कुछ ब्रांच आपको आगे दे रहा हूं। तो नेक्स्ट ब्रांच के रूप में मैंने रखा है एरेक्नोलॉजी। एरेक्निड्स का स्टडी, स्पाइडर के स्टडी को क्या कहते हैं, एरेक्नोलॉजी। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट दिया है मैस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट, इसको मैनियोलॉजी भी कहते हैं। और इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ये मैमरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल परफॉर्म किया जाता है। इस सर्जिकल रिमूवल को मैस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस्टेक्टोमी। ये मैस्टोलॉजी से आया है, मैस्टेक्टोमी। मैस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्टडी ऑफ
ब्रेस्ट। ओडोंटोलॉजी, टीथ के स्टडी को क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच दिया है आपको लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोरा एंड फौना। यहां लिखा है स्टडी ऑफ लेक्स इंक्लूडिंग एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एक्वेटिक प्लांट्स एंड फौना एक्वेटिक एनिमल्स। फ्लोरा किसके लिए दिया है? प्लांट्स के लिए, और फौना किसके लिए दिया है? एनिमल्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्टडी यहां कंसर्न है लिम्नोलॉजी। अब ये ब्रांच है काइलोलॉजी। ये एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें ह्यूमन ब्यूटी, मानव सुंदरता का अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहेंगे? काइलोलॉजी। इसी तरह से हेयर के स्टडी को क्या कहेंगे? ट्राइकोलॉजी। क्या है? ट्राइकोलॉजी। और जो इसके एक्सपर्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, उसको कहेंगे ट्राइकोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारा है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजी। और स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? स्त्री जनन रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। इसी तरह से एंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिंबल किसका है? मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रांच दिया है इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज। ये क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच दिया है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एजिंग के स्टडी को क्या कहेंगे? जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट दिया है स्लीप, इट डील्स विद द स्लीप। हिप्नोलॉजी। क्या है ये? हिप्नोलॉजी, इट डील्स विद द स्लीप। इसी तरह से ओनिरोलॉजी। क्या है? ओनिरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रीम और डील्स विद द ड्रीम्स। ख्वाब आती है ना, अच्छे या बुरे ख्वाब, तो ये आपको ड्रीम्स के स्टडी के लिए ये टर्म ओनिरोलॉजी। इसके बाद मैंने कुछ कल्चर वर्ड यूज किया है, जैसे एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पिस्ती कल्चर। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक डोमेस्टिकेशन है, कॉमर्शियल डोमेस्टिकेशन है। सो इकोनॉमिक डोमेस्टिकेशन मीन्स आर्थिक लाभ के लिए अगर किसी एनिमल को हम डोमेस्टिकेट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? एपी। ये वहां पर कल्चर वर्ड लगाते हैं। यहां एपी कल्चर, इकोनॉमिक डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बी। इसी तरह से सेरी कल्चर, इकोनॉमिक डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्कवर्म। सेरी कल्चर के बाद है पिस्सी कल्चर, इकोनॉमिक डोमेस्टिकेशन ऑफ फिशेज, मत्स्य पालन। ये क्या है? पिस्सी कल्चर। पिगरी, ये क्या है? इकोनॉमिक डोमेस्टिकेशन ऑफ पीस। डेयरी साइंसेस, it is related with the study of cattle, buffalo, goat, which yield milk, ghee, butter, etc. dairy product। तो इस तरह से ये डेयरी साइंसेस और डेयरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच दिया है मैंने फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के कल्टीवेशन को क्या कहा? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट दिया है पोमोलॉजी, which deals with the fruit and fruit yielding plants। fruit and fruit yielding plant pomology। और
लास्ट में मैंने दो वर्ड और यूज किया है, फाइकोलॉजी और अल्गोलॉजी। ये स्टडी ऑफ लोअर प्लांट अलगी एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। तो इस तरह से आपको ये कुछ कॉमन ब्रांचेस मैंने दिया। अब ये सारे कॉमन ब्रांचेस को आप याद कर लेंगे। कुछ नेट प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव क्लास देने में अभी सक्षम नहीं हूं, इसलिए आप YouTube से ही बेनिफिट लेंगे। फिर मैं इसके आगे एक और कैप्सूल आपको देना चाहता हूं। जिस तरह से पिछले कैप्सूल को आपने याद किया होगा, रूट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसी तरह से एक नेक्स्ट कैप्सूल के रूप में मैं रूट ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रूट ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको आगे दे रहा हूं। आपका कैप्सूल नंबर 2 है। पहला कैप्सूल क्या था? रूट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसी तरह से यहां पर दूसरा कैप्सूल है रूट ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। एटम, एटम से मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से सिंपल कंपाउंड, और सिंपल कंपाउंड से ये बना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, and this protoplasm is surrounded by plasma membrane to form a cell. Cell जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। सेल की ग्रुपिंग से टिश्यू, टिश्यू के ग्रुपिंग से, इन्वॉल्वमेंट से ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ये बॉडी, और एक तरह का बॉडी, एक तरह के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? स्पीसीज। स्पीसीज से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी टू इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम टू बायोस्फीयर। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टू एटम, टू मॉलिक्यूल, टू सिंपल कंपाउंड, टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टू प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू सेल, टू टिश्यू, टू ऑर्गन सिस्टम, टू बॉडी, टू स्पीसीज, टू पॉपुलेशन, टू कम्युनिटी, टू इकोसिस्टम, टू बायोस्फीयर। अब इस फ्लो चार्ट में इस फंडामेंटल पार्टिकल्स टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये नॉन लिविंग मैटर के रूप में है, और इसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर करते हैं, और इसके ऑनवर्ड जो भी टर्म्स आए हैं ये सब लिविंग फॉर्म। यहां पर ये जो स्पीसीज टर्म आया है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर organisms having ability to produce similar type of offspring, having ability to produce similar type of offspring. Offspring means progeny. तो इस तरह से आप वाले फ्लो चार्ट को याद करेंगे, और
इसको याद करके एक दो बार लिखेंगे, आपके मेमोरी में होगा। फिर आगे हम लोग इसके प्रत्येक कंपोनेंट का डिटेल स्टडी कंसर्निंग टॉपिक में करेंगे। तो इस तरह से ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है, इसका एक फ्लो चार्ट मैंने दिया, इसे आप याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर